एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और ये खबर ऐसे ही मत समझिएगा, ये कमजोर खबर नहीं है। पाकिस्तान खुद पीओके सरेंडर कर सकता है और ये सुनने के बाद मुनीर के होश फाख्ता हैं। कैसे वो एंटी इंडिया नैरेटिव चला चलाकर अपनी कुर्सी किसी तरीके से बचाए हुए है और एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि एक तो जिसका लेजिटिमेट हिस्सा है उसको वापस कर दो, इंडिया को वापस कर दो, और दूसरे ये तेजी से वापस तब कर दो जब तुम खुद संभाल नहीं पा रहे हो। ये पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगा, मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं इसको एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान में उठी पीओके सरेंडर करने की मांग, देखिए जरा। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट जफर हिलाली ने कही बड़ी बात, पीओके से सेना पीछे हटा लेनी चाहिए। जफर हिलाली ने कहा, हिलाली की सलाह पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और जफर हिलाली ने यह बात ऐसे ही नहीं कह दी है। इस तरह की सोच का, इस तरह की मांग का एक बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा हिस्सा है। खुद पीओके में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमको कहां फंसा रखा है, हम जहां के असल में जहां से बिलोंग करते हैं वहां हमें जाने दो। तो क्या ये जफर हिलाली की बात इन सब चीजों को मेजर करने के बाद एक मेजर्ड स्टेटमेंट है और क्या ये आने वाले दिनों में ज्यादा रिवर्बरेट करेगा या एक वन ऑफ स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा? जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। जनरल सिन्हा, ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए, स्टेटमेंट तो बहुत ही बड़ा लोडेड है, बड़ा तगड़ा है। और देखिए, इसकी आवाज ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रही है, इसकी आवाज तो भारत की धरती से हरदम उठती है। कुछ तो ऐसा था कि हम लोग शायद चल पड़े हैं, ऐसे फौज के अंदर में भी ऐसी आवाजें आती हैं। और देखिए, जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें उनकी भलाई है कि इसको छोड़ दें। ये तो जाने वाला तो है ही है। देखिए, यदि बचाना चाहते हैं अपने बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा को, तो इनको छोड़ दें। जब पीओके की बात होती है, हम गिलगिट बल्तिस्तान की बात करते हैं, हम सस्काम वैली की बात करते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ अंडर द टेबल हमारी कुछ बातें चल रही हैं जो कंसर्न उधर से भी, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर वाले जो बैठे हुए हैं वहां भी बात हो रही है। यदि हमारी रीसेटिंग होगी, यदि ये होगी, तो इसमें ये भी आएगा पीओके। नॉर्दर्न बॉर्डर वाले बैठे हुए मतलब चाइना की तरफ इशारा है क्या आपका? आप समझ रहे हैं? ये अगर चाइना की तरफ इशारा है और रीकैलिब्रेट, रीमेजरमेंट की बात की जा रही है, तो इससे पहले कि कोई एक थप्पड़ पड़ने वाला है वो हो और उसमें बेइज्जती हो, उससे पहले अपना गाल हटा लो और जो है वो वाकई कर डालो। क्या ये असल में पाकिस्तान में एक सोच है जो पनप रही है? क्या सर ये हो भी सकता है? असल में उन्होंने तो शख्सगाम इसलिए दे दिया था कि चाइना हमारा एक तरीके से मुहाफिज बनकर यहां पर रहेगा, पीओके वापस इंडिया नहीं लेगा, लेकिन क्या ये उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, दो बातें। पहली बात तो कि जफर हिलाली का नाम क्यों आ रहा है इसमें कहानी में। जफर हिलाली बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हैं कि पीओके पाकिस्तान में रहे। उस जैसा आदमी अगर बोल रहा है पीओके भारत में जा सकता है, वहां से आर्मी, पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ कर लो, तो इसका मतलब कुछ है। अब चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें जैसे जो भी हालात हैं पाकिस्तान में वो बदतर तो है और उनसे और ज़्यादा बदतर है पीओके में, क्योंकि वहाँ पर कीमतें जो पाकिस्तान में 300, 400, 350 रुपये किलो दाल चावल ये सब जो है वहाँ पर 400 हो जाती है पीओके में। अब जहाँ तक बात है चीन की भारत की दोस्ती की वजह से पाकिस्तान को बहुत इस समय दिक्कत है। भारत इतना करीब आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान से दुश्मनी के नाम पर, पाकिस्तान भारत की दुश्मनी के नाम पर जो चीन से दोस्ती करता था और पैसे लेता था, उसमें जरूर उसको लग रहा है कि शायद दिक्कत होने वाली है। नहीं तो अब ये खास तौर से पीओके में एक बड़ा कंसर्न ये हमेशा से भारत के लिए रहा है कि शख्सगाम जो है वो दे दिया गया था चाइना को, आप ये जानते हैं, पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान ने शतरंज की बिसात में ये मोहरा इसलिए चला था कि हमारे लिए एक तरीके से दीवार बन जाएगी, चाइना की खुद की दीवार, और वो हमारे लिए प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करेगी। क्या सर ये सिनेरियो भी बदल रहा है? टोटल बदल रहा है। देखिए, आपने 3 नाम सुने होंगे, पाकिस्तान के नहीं, नेपाल के तरफ से आया था, लिम्पियाधोरा, काला पानी एंड लिपुलेक जी। लिपुलेक से शुरू हो गई, चाइना मान चुका है। जो 3 चीजें हुई थी, कहीं ना कहीं रीसेटिंग है। और मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे तरफ से तो पूरा जोर है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टेकिंग डिसीजन। कहा गया है ना, कोई भी बातचीत होगी तो पीओके पे बात होगी, नेक्स्ट बात जो होगी और पीओके पे और टेररिज्म पे बात होगी। तो पीओके में बात यदि होनी है, और ये सब दुनिया को बता दिया गया, और ये एक है डिक्लेयर्ड, हमारा जो एक है 5 बातें आई हैं, उसमें एक है किसी भी फॉर्म में फर्स्ट टाइम इट विल बी टॉकिंग अबाउट टेररिज्म और पीओके की बात होगी। कहीं भी हम भारत किसी से भी बात करेगा तो पीओके की बात होगी और आतंकवाद को खत्म करने की बात होगी और पीओके को लेकर बात होगी। ये जनरल सिन्हा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी असल में पाकिस्तान की तरफ से एक रवैया बन गया था, आदत बन गई थी कि हमेशा भारत की तरफ उसको प्रेशर में डालने के लिए कश्मीर की माला जपनी शुरू कर दो। अब कश्मीर नहीं, अब तो बात होगी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और इसीलिए जफर हिलाली, डीके पांडे बता रहे हैं कि ये तो वो हैं जो चाहते हैं पीओके को एकदम जकड़ के रखो। अगर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल रहा है और नौसेना को एक साथ 2 युद्धपोत मिले। अगली खबर, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग, दोनों वॉरशिप मेक इन इंडिया की मिसाल। जहाज के 75% से ज्यादा कल पुर्जे स्वदेशी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में
युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए। हिंद महासागर में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और मजबूत होंगी। कल ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ब्लू वाटर स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है हॉर्मुज से लेकर मलक्का तक। ये जनरल सिन्हा ने आपको बताया था कि क्यों जरूरी है कि आपकी ताकत और ज्यादा बढ़े। जो समुद्र में मजबूत होता है वही धरती पर राज करता है। आपने ये बात सुनी भी है स्ट्रेटजिस्ट के मुंह से, और इसीलिए भारत की तरफ से उस पर हर गुजरते दिन के साथ जोर देता भारत आपको दिखाई भी देता है। जनरल सिन्हा, कितना सिनेरियो बदलेगा जिस स्पीड में ये काम हो रहा है? देखिए, स्पीड की जब आप बात की है 2035 तक का ये है। 175 मोर पोर्ट ये हमारे यहाँ आएंगे शिप्स, 175, और हम चाइना को क्रॉस करेंगे। ये हमारे डॉक्ट्रिन के पार्ट है, हमारे प्रोजेक्शन का पार्ट है, और वो होगा। जिस तरह से हमने कहा ना, सुदर्शन चक्र 35 तक 10 175 नए, और उसमें फ्रिगेट होगा, डिस्ट्रॉयर्स होंगे। आप देखिए, थर्ड या फोर्थ 4 हमारे पास, और 2 तो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसकी हम बात करते हैं, वो 2 और हेड होंगे। तो आप देखिए ना, मैरीटाइम डोमेन में कल हमने केवल 2 ही जगह, स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट का बल और मंडेप तक की बात हो रही है, और नीचे में जब जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है। तो हमारे इंडियन ओशन रीजन में हम अपना विस्तार जो कर रहे हैं उसमें पैसिफिक की भी बात आ जाती है। तो देखिए, आने वाले समय में बहुत ऐसे आयाम जुड़ रहे हैं, और उसमें नेवल पावर प्रोजेक्शन, किसी भी देश का नेवल अपने पावर को प्रोजेक्ट करना होता है तो नेवी एक ही ऐसी है, और इसको बताया था महान ने आज से बहुत पहले। वो एक्चुअली आप जमीन पे होते हुए देख रहे हैं भारत के संदर्भ। लेकिन ये डीके पांडे सर, 2 तरह की बातें हो रही हैं कि अब ज्यादातर जो वॉरफेयर हैं वो एरियल तरीके से लड़े जा रहे हैं, एरियल तरीके से थ्रेट आ रही है, एरियल तरीके से उससे निपटा जा रहा है। और लेकिन हमेशा वो बात भी जो कही जाती रही कि जो समुद्र पर मजबूत होगा वही धरती पर राज करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ उतनी ही प्रासंगिक हैं या किसी एक का महत्व ज्यादा हो गया है? ये देखिए, बात करता है कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, किस क्षेत्र में हैं। अब इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक में दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन की जो कार्रवाइयां रही हैं वो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जो है संदेहास्पद रही हैं। तो अब फिलीपींस का आपने देखा होगा, फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है और भी मिसाइलें हमसे खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि चीन जो हरकतें बढ़ती जा रही हैं। महत्वपूर्ण ये आइनस हिमगिरी और इनका ये MDL ने और GRSE ने बनाया है इसको। ये प्रोजेक्ट 17A है, जो कि ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 शिवालिक जो था उससे बेहतर है। इसमें स्पेशल सेंसर सूट्स हैं, इसके अंदर इसमें जो मारा क्षमता है, स्टेल्थ एलिमेंट कल हम पहले डिस्कस कर लिया था, स्टेल्थ एलिमेंट है। और कहते हैं कि स्टील की शक्ति और इंडिया की पावर ये मिलकर एक नमूना पेश होता है हिमगिरी। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, पहले से भी कहा जाता है कि अगर भारत के सेना के तीनों अंगों की आप बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा खुद मुख्तारी, सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता पहले से ही नेवी की रही है, और नेवी में अब ये और ज्यादा होता हुआ आप देख रहे हैं। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस प्रलय मिसाइल खरीद सकता है। प्रलय मिसाइल को लेकर भारत और फिलीपींस में हो सकती है डील। प्रलय मिसाइल को DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। प्रलय कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसमें जो अगर आप इसमें मेगा पिक्चर देखें तो मेगा पिक्चर यह है कि भारत में बने हुए हथियारों की मांग चारों तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब देखिए, प्रलय को लेकर फिलीपींस की तरफ से डिमांड आई है। सर, इसके मीनिंग समझाइए। देखिए, जो प्रलय है ये, हम तो ब्रह्मोस की बात करते हैं, वो सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक है, 6.1 मैक के साथ जाती है। और इसकी दूरी आपने बताया, टैक्टिकल मिसाइल है, 150 to 500 आपका, और ये जो लेके जाता है क्षमता 1000 किलो तक का। तो सोचिए मार, और ये आपके केवल ये नहीं है कि इसे पेनिट्रेट करेगा फिर फटेगा, तो हम कहते हैं ना डीप पेनिट्रेटिंग एंड देन, ये सबसे अच्छा GBU टाइप का है, मतलब GBU टाइप का। हाँ। और ये आपके जो रनवे है वो एंटी रनवे के लिए बनाया गया है। पूरे रनवे को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा एक मिसाइल, एक रनवे को। इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये जब आए थे फिलीपींस के राष्ट्रपति, जो आपने देखा, उसी समय 2 प्रशिक्षण हुए थे जुलाई के महीने में, और उसी समय उन्होंने कह दिया कि ये हमने लेना है। ब्रह्मोस के बाद उनके साथ हमारा ब्रह्मोस चल ही रहा है, और $2 बिलियन का है ये। इसके बाद उन्होंने, क्योंकि इसकी जो आई है कैपेबिलिटी, ये इतनी अच्छी है, इतनी सटीक है, और हाइपरसोनिक है, 6.1 मैक, वो तो 3.5 मैक। एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि उसी तरह की कैपेबिलिटी वाले जो दुनिया में दूसरी जगहों पर हथियार बन रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिविटी के मामले में, क्योंकि असल में चाइना का माल तमाम दुनिया भर में इसलिए फैला क्योंकि वो कम लागत में दे देते हैं दुनिया को। हम जो हथियार बना रहे हैं उसमें कॉस्ट इफेक्टिविटी के मामले में डीके पांडे सर हम कहाँ हैं?
देखिए कॉस्ट, देखिए हमारा सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मैन पावर। हमारे पास वर्क फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट आती है वो आपकी मिनिमाइज होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो बनाए वो बहुत क्रेडिबल सिस्टम्स बनाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये सिद्ध हो गया कि चीन के जो माल है वो क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। और हमारे लोगों ने देखिए प्रिसाइज अटैक करना ब्रह्मोस से प्रूव किया। बाकी जो हमारे सिस्टम थे, राफेल, Su-30, इन उन्होंने जो ऑपरेशंस किए रखी है, ये बताता है किस प्रकार से हम अपना वर्चस्व पूरे भारतीय वायु क्षेत्र में बनाने में समर्थ हैं। चीजें हो गई, एक तो प्रिसाइज अटैक करना है, आपको पिन पॉइंटेड करना है, भारत का हथियार ले लीजिए। दूसरा, अगर आपकी जेब उतना अलाउ नहीं कर रही है, भारत है ना, भारत आपको देगा 1/10 प्राइस, 1/10 1/10 है ये, एक दहाई कीमत में। ये समझ लीजिए कि 10 गुना आप उसको पहले सस्ता कर दीजिए, दुनिया भर से आपको मिल रहा है जो, और उसके बाद भारत से ले लीजिए। और प्रिसीजन के मामले में ऐसा कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मस्जिद सुभान अल्लाह का मामला देखा था आपने, डोम जहां जहां बने होते हैं केवल डोम की छतें उड़ा। प्रिसीजन के मामले में आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था, आपने देखा था थोड़े दिन पहले आपने चलाया था ना वो काल भैरव वाला। जी। काल भैरव का प्रेडिएटर से हुआ था तुलना, 1/10 है उसकी प्राइस। हाँ। और जब हम इसको रखते हैं और इसके अंदर में जो भी आपकी ये है एवियोनिक्स लगाई गई है, सेंसर लगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंस करके, क्योंकि फायर एंड फॉरगेट है, इन बिटवीन आप इसको इसकी कहीं भी इसकी रूटिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें मार दिया, प्रलय हैज गॉट दैट डोज कैपेबिलिटी। अच्छा, तो प्रलय में ये कि उसकी मनूवरिंग भी की जा सकती है, उसको जीबीयू टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाके ब्लास्ट करेगा, और 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक आपका कोई दुश्मन है तो फायर एंड फॉरगेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा परमाणु युद्ध था अगला स्तर। ट्रंप ने कहा उन्होंने 7 युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि युद्ध रोके जाने तक 7 लड़ाकू विमान गिराए जा चुके थे। इसके पहले ट्रंप 5 फाइटर जेट की बात कर रहे थे, तो 5 से पाकिस्तान के फाइटर जेट जो हिंदुस्तान ने मार गिराए, उनकी संख्या अब ट्रंप 7 बता रहे हैं। अगर ट्रंप 17 भी बता दें तो इतना लंच खिलाया है उन्होंने मुनीर को कि मुनीर मुंडी नहीं हिला सकता ना में, तो उनको मुंडी हिलानी पड़ेगी हाँ में। ट्रंप जो कह रहे हैं उसके साथ साथ चलना पड़ेगा मुनीर को, और अब 5 से संख्या 7 तक पहुंच गई है। और ये हर कुछ दिन में ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी दुनिया समझ रही है कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। हमेशा वो न्यूक्लियर की जो बात करता था, किराना हिल में जो आप धुआं उठता देख रहे थे, उसके बाद से उसकी जुबान सिल गई थी। और अब ट्रंप जब ये बात कह रहे हैं तो ये तो बताता है कि मामला कितना बड़ा था। आप जानते हैं ट्रंप चाहते हैं नोबेल, और इसलिए बार बार कहीं भी दुनिया में अगर पीस का पी होता है तो इस समय वो खड़े दिखाई देते हैं, ये बताने के लिए कि ये मेरा था भाई साहब, मेरा कराया हुआ है। लेकिन इससे एक बात और भी स्टेब्लिश होती है कि जो नुकसान हुआ था, जो एट्रिशन हुआ था पाकिस्तान को, बहुत बहुत ज्यादा हुआ है, जितना दिखता है या स्वीकारा जा रहा है या खुद भारत ने बताया सर। देखिए, ये ट्रंप का शायद 30वां बार बोल रहे होंगे, 29 पहुंच गए थे, तीसरा इन्होंने मार दिया। मुझको लगता है महीने में 30 या 35 का टारगेट लेके चलते हैं ये। हाँ, तो उन्होंने कह दिया। और उन्होंने जो बड़ी बात की थी कि ये हमने कहा था कि टैरिफ के ऊपर में कुछ कहते थे, ट्रेड के ऊपर में हमने इन दोनों को करवाया। बताइए 50% कैसे लगा दिया इन्होंने? अभी कर लिया हमने, बात मान लिया, छोड़ देना चाहिए था। तो ये तो आज ही साइन कर रहे हैं, आज साइन किया, आज रात, कल रात से, कल सवेरे इंप्लीमेंट हो जाएगा 50%। और भारत ने तो ऐसा दिया है, देखो आपको पता लगेगा, 2 दिन के बाद आप डिस्कस करेंगे कि इसका क्या असर आएगा उन पर, हम पर नहीं। सर अभी पुष्ट खबरें नहीं हैं, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रंप मोदी जी से बात करने के लिए 4-5 बार फोन लगा दिया उन्होंने। ये जर्मनी के एक अखबार की तरफ से दावा है, एक वहां का न्यूज प्लेटफॉर्म है फैज, वो दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष जब चल रहा था उस समय और उसके बाद से 5 बार मोदी जी को ट्रंप ने फोन लगाया है। ट्रंप का फोन मोदी जी ने उठाया नहीं है। अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा था, भारत ने उसको मना कर दिया, मोदी ने कहा नहीं, आने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत तो अपना रुख साफ कर चुका है, उसके बीच में ट्रंप के ये दावे भी आते जा रहे हैं। देखिए, टैरिफ के खिलाफ हमने बहुत जबरदस्त युद्ध छड़ा हुआ है। शायद अभी आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो जीएसटी का जो अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, उसके पीछे कारण क्या है? जीएसटी देखिए 2 स्लैब में आएगा, और जो इसेंशियल्स हैं उस पर सबसे कम होगा आपका जीएसटी, यानी कि जो आम आदमी को है, आम आदमी बाहर की चीज नहीं, आप भारतीय खरीदेंगे ना। 12% और 28% वाला हटा दिया, 18 वाला रहेगा, 5-18 रहेगा। तो इसेंशियल गुड्स पर 5 रहेगा। तो 5, अगर आप सोचिए जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, आप बाहर की क्यों खरीदेंगे? आप भारत की खरीदेंगे। पहला जो स्वदेशी की तरफ उनका जो है, इनडायरेक्टली बहुत तरीके से इन्होंने ये घोषणा की, और दिवाली से पहले कहा कि हम आपकी दिवाली सुपर दिवाली मनाएंगे। दूसरी बात, हम ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं, पीएमओ इज ऑलरेडी बैंट अपॉन दिस कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस। ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे पर टैरिफ लगाए गए, टैरिफ का हमारे पर बहुत हमला हुआ है, लेकिन हमने उसका डट के मुकाबला किया है। ध्यान हो कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट का और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात हो रही थी, तो किस प्रकार से अमेरिका ने हमारा विरोध किया, उसके बावजूद भी हम टिके रहे।
हमारी हस्ती ऐसे आसानी से मिटने वाली नहीं, हमारा इतिहास बहुत लेकिन अब पुराना जरा है। मैं ये भी जान लूं कि जब ये स्टेटमेंट आ रहा है तो पाकिस्तान की तरफ क्या खलबली, क्या वो गिनना शुरू हो गए 5 थे कि 7 थे या 17 बोलना है, क्या होगा जनरल सेना? नहीं, पाकिस्तान से दूसरी खबर आ रही है। उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे को भी अमेरिका ने नहीं बताया था, केवल उनके फील्ड मार्शल बोलते हैं कि अमेरिका ने हमने अमेरिका के कहने से हमने रोक दिया। मगर अभी तो वहां से आ रही है बात, मेरे ख्याल से मीडिया तक पहुंची नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं ये है कि हमको तो भी नहीं बताया। तो देखिए अभी तो स्केलेटन में बहुत सारे जो स्केलेटन निकलेंगे ना कबर्ड से, तो आप देखिएगा अभी तो कह रहे हैं 7 तक लेकिन सर पहुंचा दिया पाकिस्तान में कई तरह के स्केलेटन, कई तरह के कबर्ड उन्होंने रखे हुए हैं। वो शहबाज शरीफ एक अलग तरह का कबर्ड खोलते हैं, उसे अलग स्केलेटन निकालते हैं, मुनीर के लिए स्केलेटन अलग है। तो वहां तो उन्होंने सुविधा के हिसाब से, क्योंकि उनको जाना है अमेरिका से भी डील करनी है, इधर पाकिस्तान को भी साथ के रखना है, इधर इंडिया के साथ कहीं कुछ इतना कि भाई साहब अगर उधर से सिंधु नदी से बाढ़ आने लगे तो कम से कम बता देना प्लीज, इतना तो कर देना। तो मुझको लगता है कि वो सब जगह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ ऐसा करके रखते हैं कि उनका काम चलता रहे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मुनीर जी का भी समय पूरा हो चुका है, आप ही बता रहे हैं कि 4-5 बार हमारे पास कर दिया, अभी लगने दीजिए ना, ये अभी होने दीजिए। आप सीडीएस को नहीं सुने, वो जाके माऊ में ये बता दिया है। वैसे एक बात बताइए, वो एट्रिशन जैसे अगर कहीं पे उड़ रहे हैं आपके फाइटर जेट्स और उनको मार दिया गया, या आपका सीधे सीधे HQ-9 दिखाई दे रहा है, कहीं उसको पूरी दुनिया ने देखा सिटिंग डक की तरह मारा है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जहां आपके फाइटर जेट्स खड़े हुए थे हैंगर्स में और वहां पे जहां भारत ने तोड़ा है, मुझको लगता है ये 7 नहीं 17 नहीं उससे ज्यादा का नंबर है। और ये आने वाले डीके पांडे सर आप प्लीज बता सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमने मारा है हैंगर के अंदर, आपने उनका एवेक्स एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को आपने मारा, और वहां कितने लोग मरे होंगे, कितने ऑफिसर्स मरे होंगे। आप देखिए 150 से ऊपर फहरिस्त है लोगों की जिनको की पुरस्कार दिया गया, वो कहां थे वो लोग? 150 लोग कौन मरे, कहां मरे? ये बैठे बैठे तो नहीं मर गए। और आतंकवादी जो मरे हैं वो तो हमें पता है कि लोगों ने कहा पूरा परिवार आतंकवादियों का समाप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से अटैक किया गया प्रिसाइज, और ये हमारा बताता है कि हमारा प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है सर डिग्री का है। ट्रंप इज ऑन द राइट ट्रैक, 5 से 7 पे आए हैं, एक दिन वो सही फिगर तक भी पहुंचेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। हो सकता है वो 17 या 70 जितना भी हो, लेकिन आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक दिन सही फिगर तक जरूर पहुंचेंगे। और भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक बड़ी खबर देख लीजिए, भारत पर आज रात से लागू होगा 50% टैरिफ। अमेरिका ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा दोगलापन है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। लेकिन कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अमेरिका पूरी दुनिया में जो कहता है राइटियसनेस की बात करता है, जो हुकूक की बात करता है, जो अधिकारों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये देखिए कि उसका कितना बड़ा दोगलापन है। यूरेनियम वो खरीदे रूस से, लेकिन उनको हर तरह की माफी है। तेल का, रशियन तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर टैरिफ ही लगाना है तो लगाओ ना, चाइना पे लगाओ टैरिफ। नहीं, रशिया से भारत तेल खरीदता है और ये वहां पर वॉर मशीनरी को फ्यूल कर रही है, यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया को पावर दे रही है। इस तरीके से करके 25% का ये टैरिफ जो एक्सेस, ये जुर्माने के तौर पर लगाया जा रहा है, इस तरह से कुल मिलाकर ये 50% टैरिफ के आसपास पहुंचेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी दबाव के आगे, कल ही जब आपने देखा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर दबाकर भारत से कुछ सप्रेस करके कराना चाहते हो तो भूल जाओ, ये वो भारत नहीं है। लेकिन अब ये 50% टैरिफ, उसके लिए भारत की स्ट्रैटेजी, और आप जानते हैं उससे पहले रेटिंग एजेंसी बता रही हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया भर में जहां भी इकोनॉमी की बम है उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो ये टैरिफ लगाकर असल में ये बड़ा बूमरैंग अमेरिका की तरफ खुद होगा, लेकिन फिलहाल दादागिरी का शौक है और वो कर रहे हैं। सर ये इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इंप्लीकेशंस देखते हैं? देखिए आप मिड टर्म में देखिएगा, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तो आपने बहुत बड़, ये कहीं न कहीं मैं मांगता हूं आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करो। शॉर्ट टर्म भगवान की देन है। मैं आपको कहता 15 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग जब हुआ है भारत के ऊपर इस तरह की चीजें, भारत इमर्ज होकर निकला है। और इस बार तो ऐसे हमारे सातिर तो नहीं बोलूंगा, इतने योग्य लोग बैठे हैं। एब्सोल्युटली, आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके ऊपर, ये उनका था कि आप कैसे फील करते हैं कि टैरिफ लग गया, 25% लगा था 7 अगस्त को। उन्होंने कहा, उन्होंने हंस के जवाब दिया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जयशंकर ने बोला है। और उन्होंने कहा था तेल तो हम खरीदेंगे ही, क्या 3 लक्ष्मण रेखाएं लिखी हैं, तेल खरीदेंगे तो रशिया से खरीदेंगे और सबसे सस्ता वेनेजुला भी शायद पहुंच जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भैया जो ये ट्रम्प साहब फिर कह रहे हैं ना, बोल दिया कि हम शायद रोक दिए वॉर को, उन्होंने कहा मंजूर ही नहीं है। तो 3 बात बोली है ना। और तीसरी बात ने बोला है कि हम खड़े हैं दीवार की तरह अपने किसानों, मछुआरों, इसके ऊपर में आप कर ही नहीं सकते। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम दीवार की तरह खड़े हैं, हमको किसी। लेकिन सर ये दुनिया भर में तो ये देखा जा रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया दबाव के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अमेरिका एज अ नेशन
और इस समय उसकी लीडरशिप पूरी दुनिया में उसका परसेप्शन क्या बन रहा है? देखिए, पहले उनकी खुद की टीम्स जो हैं, वहाँ पर एक है डेमोक्रेसी सिक्योरिटी करके एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कि सर्वे करवाया गया। उन्होंने कहा कि 63% लोगों ने कहा कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सर्वे में ये आया है कि जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, 53% लोगों ने कहा कि टैरिफ गलत लगा रहे हैं और 43 ने कहा कि ठीक है, चल सकता है। लेकिन एक और जो बात सामने उभर कर आई कि 66% लोग कह रहे हैं कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये आने वाली बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि भारत जो है उभरती शक्ति है, आप उसको बैड इकोनॉमी कैसे कह सकते हो? आपके इसका मतलब आपने जो शब्द हैं आपके, आप खुद उनके जो है उनको लोग कर रहे हो आप। तो आइए कैप्टन श्याम, आपका बड़ी देर से इंतजार हो रहा था, आप कहाँ रह गए? और अगली खबर देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा दावा, रूसी सेना का ज़ैपोरिज़्ह़ पर कब्जे का दावा। ये अगर आप देखें तो ये लुहांस्क, डोनेस्क के आसपास आगे ही आपको दिखाई देता, मतलब एक समझ लीजिए प्रोविंस उनका, उस पर रशिया का दावा। यूक्रेन के 10 से ज्यादा हथियार इस बीच तबाह किए गए। रूसी सेना की फायरिंग में कई पॉइंट ध्वस्त हो गए हैं। तो मतलब ये कि अगर ये लग ये रहा है कैप्टन श्याम कि अगर ये युद्ध और खिंचता रहा तो पूरा यूक्रेन ही कहीं रशिया का ना हो जाए एक दिन। देखिए, जो रशिया कह रहा है वो उसके हिसाब से उससे 4 रीजन्स पे अपनी पकड़ रखनी है। ये रशियन भाषी प्रदेश हैं और इसलिए वो चाहता है कि ये डॉनबस का और जो ज़ैपोरिज़्ह़ है, और ये ज़ैपोरिज़्ह़ का ही जो पार्ट है जो आप कह रहे हैं, और उसके साथ वो खेरसोन, तो उसके साथ देखिए उसके जो पोर्ट्स हैं, मारियापोल हार्बर है और अजोव सी के साथ मेडिटेरियन में उसका संबंध बनता है ब्लैक सी से। तो ये 4 रीजन पे अपनी वो पकड़ रखना चाहता है। और उसने जो सीज फायर की बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे डॉनबस के रीजन दे दो, और जहां पर भी अभी हम खेरसोन और ज़ैपोरिज़्ह़ में हैं वहां पर हम अपनी कार्रवाई रोकेंगे। तो ये धीरे सुमो को वो देने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2022 में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड वो वापस करके चला गया था। उसने सोचा हमें हार मारनी, एक्चुअली उनको वो लैंड नहीं चाहिए, उसको स्कॉच अर्थ कर दिया है उसने। तो इसके ये जो जहां की जरूरत है, जहां पर पकड़ है, जहां मनोबल तोड़ना है, वही की बात करता है। नहीं, मुझे ये लगता है कि यूक्रेन को अब इससे फर्क पड़ेगा कि उसकी और कितनी जमीन रशियन कंट्रोल में चली जाती जा रही है। मुझको लगता है निप्रोपेट्रोवस्क को लेकर ये जो दावा है सर, ये उसी तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यूक्रेन पर डालने की कोशिश है रशिया की तरफ से। नहीं, देखिए, अब तो सारा चीज डिपेंड करेगा बैटलफील्ड के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि अलास्का से कुछ नहीं निकलने वाला। ये तो रशिया ने डिसाइड कर लिया है। जो 80% है, जो हम खास करके डोनेस्क की बात करते हैं, डॉनबास का इलाका, उसमें उन्होंने 10% 2 दिन के अंदर जोड़ा है। जो आप जहाँ की बात कर रहे हैं पैक्रोवस्क है, उसके यहाँ में कर्माटोरस है, सेल्वेनास्क है। तो सेल्वेनास्क की जो बात करें उसमें तो जाहिर है स्ट्रॉन्ग होल्ड पे उन्होंने मारा है, और 5 उन्होंने जीबीओ बम डाला है। सबसे बड़ा उनका गैरिजन था और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ज़ैपोरिज़्ह़ के अंदर में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात हो रही है जिसको उन्होंने लिया है। तो ज़ैपोरिज़्ह़ में उन्होंने 2 बात कही थी कि खास करके ट्रंप को, कि 2 चीज़ हम छोड़ सकते हैं जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। एक ज़ैपोरिज़्ह़ में जहां है हम ठीक है, वी कैन फ्री, वी कैन ऑल्सो वो खेरसोन में जहां हम पहुंचे। मगर अब वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने धोखा दिया है। हम तो ओडेसा के लिए देखिए 4 जगह उन्होंने बैठा रखी है अपनी नेवल फोर्सेस को, और उन्होंने पूरे अपने 300 परमाणु बम्स उन्होंने अपने सैलोज में तैयार कर दिए हैं। उसके अलावा 12 सबमरीन लगा दिए हैं जिसके अंदर परमाणु है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा है एब्सोल्युटली जो भी है यूरोप के अंदर में, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप से उनको थ्रेट आ रही है। ये तो देखिए, हम मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं इसको। तो सर ये बताइए कि क्या ये वाकई अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को किसी भी समय लांघ सकता है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये खबर देखिए, रूस यूक्रेन की सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी है। यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस के 2 एटमी प्लांट पर अटैक कर दिए संकेत। ज़ैपोरिज़्ह़ कुर्स्क एटमी प्लांट से रेडिएशन लीक की आशंका। वहीं रूस के आक्रामक तेवर से कीव में कोहराम। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोकने का नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार है। यहां पर देखिए कुर्स्क और ज़ैपोरिज़्ह़, क्या कभी भी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन इस पूरी पिक्चर में आने की नौबत आ सकती है क्या? आप किसी भी वक्त, पांडे सर, आपको ये डर लग रहा है क्या? देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो निश्चित रूप से अगर ये सीमा रेखा रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो निश्चित रूप से ये बताइए, मान लीजिए कि ये एक मिस कैलकुलेशन हुआ कहीं पे और ये हो गया, तो क्या फिर परमाणु हथियार फॉर्मली भी क्या प्ले में आ जाएंगे?
लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत किस लिए, आप उद्देश्य क्या है परमाणु हथियारों को यूज करने? कहते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्स हैं, दे आर नो मोर वॉर वेपन्स, दे आर वेपन्स फॉर डेमोक्रेसी, डेटरेंस एज वेल एज डिप्लोमेसी। सॉरी, मैं डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, डिप्लोमेसी। तो अब वो केवल बातचीत के लिए दायरे पे है। न्यूक से आप क्या हासिल करेंगे? बगैर न्यूक चलाए न्यूक वाला खौफ करना है तो आप कहीं के परमाणु संयंत्र को टारगेट कर दीजिए या उसके आसपास बम पटक दीजिए, वो वाला खौफ आपका। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों ही पक्ष, मैं दोनों पक्ष इसलिए कहूंगा कि रशिया और यूक्रेन और उनके साथी ये न्यूक्लियर आर्म की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर आर्म की तरफ न जाएं, लेकिन परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरे वाले पर मेंटल प्रेशर डालने के लिए हो जाए? और क्या यहीं से कुछ फिर वो एस्केलेशन की तरफ बात जा सकती है कैप्टन श्याम? देखिए, मेरा मानना बहुत क्लियर है। रशिया ने ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया कि उनके बड़े टोले में जो बड़ा भाई था उसके छोटे भाई के बीच में बंटवारा हुआ था और वहां पे आट आने लगी छोटे टोलों के लोगों की, सो कॉल्ड। और इसके लिए ये जमीर की लड़ाई है। ये जो उसने रशियन भाषी क्षेत्र को लिया या क्रीमिया को लिया, ये वहां पर अपनी बातें करके हमें मानना पड़ेगा। 3 साल ये बताइए, परमाणु नौबत, न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज वाली नौबत आ सकती है क्या एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों को? अगर ज़ैपोरिज़िया में हुआ था ये पहले, और रशिया में पहले भी हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर घात लगा के देखते रहती है और ये भी सावधान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अटैक करेंगे। प्लस कई सारे स्टेप्स और कई सारे सिक्योरिटी के लेयर्स होते हैं जो एटॉमिक रिएक्टर्स में होते हैं, और उनको मानते हुए मैं मानता हूं कि ये क्रेडिबल डिटरेंस, पोस्चरिंग, मसल फ्लेक्सिंग के अलावा ये ज्यादा कुछ नहीं होता। और आपने देख लिया इजराइल और ईरान के वॉर के, उसमें भी सब कुछ निकल गया, यूरेनियम बॉम्ब भी गिरा दिए गए, सारी बातें मान ली भी गई। ट्रंप ने अपना ट्रम्पेट बजा दिया, पोस्चरिंग दिखा के एक बड़ा B-20 का जो पावर फैक्टर है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब ये असल में वहां फोर्डो पर आप देखना, आप जब वहां बॉम्ब मारे गए थे तो लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है यहां रेडिएशन लीक करे। अगर उस जगह जहां पर वाकई रखे हुए थे न्यूक्स लगभग बने हुए, वहां पर अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो यहां कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बरती जा रही है। लेकिन ये कभी भी इसको फुल प्रूफ तो कोई नहीं कह सकता। अगली खबर देखिए, द गार्डियन के दावे से यूक्रेन में हड़कंप, जेलेंस्की को लेकर लंदन में साइलेंट कैंपेन। मकसद है जेलेंस्की को यूक्रेनी राष्ट्रपति पद से हटाना। मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की में हुई थी बहस। व्हाइट हाउस में बहस की शुरुआत जेडी वांस ने की थी। बहस के बाद जेडी वांस ने किया था लंदन फोन। जेलेंस्की के विरोधी को राष्ट्रपति बनाने का प्लान था क्या इस दौरान? असल में जेलेंस्की के लिए ये वॉर एक तरीके से कवच भी बना हुआ है। अगर ये वॉर हटा तो वो कुर्सी से भी हटेंगे और न जाने उसके बाद फिर उनका जीवन भी कहीं ऐसा ना हो कि संकट में आ जाए। ये बात जेलेंस्की समझते हैं। लेकिन क्या इस दौरान ही जेलेंस्की को अपदस्थ करके उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति वाकई जनरल सिन्हा ये संभव है क्या? संभव तो पूरे, देखिए वहाँ के जो चीफ हैं वो अभी लंदन में, वहाँ पर उनके एम्बेसडर हैं वलेरी जेलोजनी, वो हैं वहाँ पर। तो उनसे बात करने के लिए तो जेडी वांस ने ट्राई किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर उनके और जेलेंस्की के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मिलिट्री, द हाउ टू मिलिट्री हैज टू बी यूज्ड, गवर्नेंस के ऊपर में। मगर आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि आप लेके चलिए, यूक्रेन हैज लॉस्ट दिस वॉर, कहना कि यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन हैज लॉस्ट दिस वॉर, तो इस समय किसी को आकर के इस तरह से बैठाना वो शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो आर्मी चीफ रहे, 2 साल रहे, मेजर लड़ाई लड़ी है, इंक्लूडिंग 2 सक्सेसफुल काउंटर ऑफेंसिव। वो उनके चीफ थे वलेरी, और वहां से चले गए हैं। तो उनको लाना, और उनकी जो रेटिंग्स है यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा, एवरीवन वांट्स, एंड ही इज अ वेरी गुड मैन एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। खैर आज के दिन में इस परिस्थिति में कोई हारते हुए पक्ष में जाकर के पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। जेलेंस्की हैज टू गो। इस बीच हम उस खबर की तरफ ही आगे रुख करेंगे। उदयगिरी और हिमगिरी भारत की कमीशनिंग ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और असल में यही लाने के लिए आपके लिए प्रोटोटाइप लेकर आ रहे थे, और इसलिए थोड़ा विलंब हुआ इनको, ये समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले देखिए जरा रूस की सैटेलाइट से पश्चिमी देशों में हड़कंप। अगली खबर, रूस ने 4 नए सैन्य उपग्रह लॉन्च किए, मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च। लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किए गए ये उपग्रह संचार, निगरानी और अन्य उपग्रहों पर हमले की क्षमता वाले हैं। पेंटागन ने प्रक्षेपण को चिंताजनक बताया है। जाहिर है पेंटागन की तरफ से ये रिएक्शन आना ही था, लेकिन रशिया भी यहाँ पर वो जरूरी मसल फ्लेक्सिंग जो दुनिया भर में उसके पावर रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो करता जा रहा है। डीके पांडे सर, इस खबर के मायने क्या है?
देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए जब लो एलईओ में गया, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है ताकि इसका फोकस रहे एक बैटलफील्ड के ऊपर। ये और इतने सैटेलाइट इतने दिए गए हैं कि आपकी कवर जो है आंखें बिल्कुल लगी रहेंगी, तो इनका जो सिचुएशनल अवेयरनेस है हमेशा जो हॉट रहेगी। और इनके जो लड़ने की, अभी देखिए दोनों चीज़ें, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या चाहे बैटलफील्ड के रिसोर्सेज हो, उनमें कमी आ रही है। जरूरी है कि आप अपने अटैक को उसी जगह फोकस करें, यानी कि सर्जिकल बनाएं उसको, ताकि ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। तो उस दिशा में ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजिक जो है बढ़ा देंगे रूस को। नहीं, फिर ये पेंटागन की तरफ से तुरंत चिंता जाहिर क्यों की गई जनरल सिन्हा? क्या सिर्फ ये उपग्रह लॉन्च करने का ठेका बस कुछ मुल्कों के पास है? इनके 3 देश हैं। सबसे बड़ा जैमिंग है, इट कैन जैम द कंप्लीट, जो उनको मिलता है अमेरिका से पूरा का पूरा जो संचालन कर रहे हैं, दे कैन टोटली। यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, जो असल में उनको जो स्टारलाइट वाली, वो उसको स्टारलिंक वाली मदद को जैम कर सकता है पूरा 100%। स्टारलिंक की मदद अभी नहीं मिल रही है, लेकिन वो जिस भी तरह की मदद मिल रही हो उसको जैम करने की ताकत रखता है। जैम करने की इसकी सबसे बड़ी क्षमता वो है। दूसरा तो है ये निगरानी करना है एंड एब्सोल्युटली सटीक, यदि आपको निशाना लगाना है तो इससे आपका गाइडेंस है। 3 बड़ी बातों के लिए इसके कारण उसके पेंटागन के अंदर में हलचल है। तो अलास्का के बाद मतलब और नई चीजें हो रही हैं। मुझको लगता है ट्रंप को इसमें खुश होना चाहिए। एक चीज मैं और जोड़ दूं, चाइना और अमेरिका दोनों जो है स्पेस वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये उस दिशा में भी एक कदम है। ओहो, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्पेस वॉरफेयर की तरफ भी ये बढ़ते हुए कदम है। और ट्रंप ने चीन को दी है बड़ी धमकी, 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी। लीजिए, अब ट्रंप ने चीन को ये धमकी दी है कि 200% टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार है, वो पहली 200 से पार हालात देख चुके हैं। ये चेतावनी दी गई है। रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को लेकर तनातनी है और ट्रंप ने कहा है कि अगर ये रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाई गई तो चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप ने बोइंग के कलपुर्जों की सप्लाई को रोकने की भी धमकी दी है। तो ट्रंप एक बार फिर से चाइना की बाहें उमेट रहे हैं। आपको मालूम है 10% से लेकर 200 के पार पहले ही जा चुका है और फिर से 200 की बात की जा रही है। ये मतलब ये क्या, ये हर गुजरते दिन के साथ टैरिफ को लेके अपना कॉल लेते रहेंगे क्या? देखिए, उनकी जो प्रेस एडवाइजर है वो कहती हैं कि ये सैंक्शन है। एक तरह से वो सैंक्शन मान के चल रही है और इंटरनेशनल रिलेशंस में सैंक्शन का महत्व रहा है, लेकिन कई देश इसको झेल पाते हैं। लेकिन 90% से ज्यादा रेयर अर्थ जो मैग्नेट है ये चाइना ही अमेरिका को देता है और वहां पे उनके ऑटोमोबाइल्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनमें सब में उनका प्रयोग होता है। और उसको अब वो एक तरह से लिवरेज कर रहे हैं बोइंग के, जो आपने कहा कल पुर्जे देने की बात, वो कह रहे हैं हम वो रोक देंगे और हम आपको वो कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब भारत को उन्होंने टैरिफ लगाया था उस समय उन्होंने चाइना को कुछ नहीं कहा। वो एक्चुअली टैरिफ का जो रोल है ना, उसको वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ से कई कुछ कर लेता हूं वर्ल्ड में, और वो अपना ट्रम्पेट बजाते हैं और टैरिफ से कहते हैं मैं ये इसको इधर घुमा दूंगा, उसको उधर घुमा दूंगा, आपका युद्ध रुकवा दिया, ईरान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने कई देशों की युद्ध रुकवा दी। टैरिफ बहुत बड़ा वेपन है। ये टैरिफ अगर ऐसा कर रहे हैं, चाइना को एक बार फिर से ये धमकी आई है उनकी तरफ से, तो क्या ये RIC वाले कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने की तरफ अपने आप ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज की तरफ काम करेगा जनरल सिन्हा? देखिए, आप ये कर ही रहा है। देखिए, चाइना ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि मैं करना नहीं चाहता, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं करूंगा और वो बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा चाइना पर। देखिए, उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल, मैग्नेट दोनों चीज़ रोक दिया है और उन्होंने कहा था कि ठीक है हम NVIDIA का आपको चिप दे देंगे। चाइना ने कह दिया हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। तो आज जो बौखलाहट है, इन्होंने एक कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा दोस्त है, वो अपने जो ये ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने बुलाया था सी जिनपिंग को। सी जिनपिंग बोले हम नहीं आते। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी RIC इज अ थ्रू। अब कैसे लूप लेगा ये सारा का सारा चाइना पर। पांडे सर बहुत क्विकली। हाँ, देखिए, ये चीन के साथ एकदम से क्यों आके मतलब उनको जरूरत पड़ी बाहर मोड़ने की? अभी तो टैरिफ के बारे में बात नहीं हो रही थी। भारत कह भी रहा था सबसे ज्यादा ऑयल चीन ले रहा है, अब हमको क्यों ब्लेम करें? अब क्यों एकदम से इनका आंखें तिरछी हुई? मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में भी एकदम से जो दोस्ती बढ़ी है, और चीन ने कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ देंगे, मटेरियल देंगे, साथ में सुरंग बनाने वाली जो मशीनें हैं वो भी देंगे। ये पसंद गलबैया जो है भारत और चाइना के बीच में जो कुर्बत आती जा रही है, जो प्रॉक्सिमिटी आती जा रही है, वो असल में अमेरिका को भा नहीं रही है और इसलिए एक बार फिर से अंदर से टैरिफ वाला उनका जो बवंडर है वो जाग रहा है। हालांकि कहा जाता है पारा अगर आप हाथ में ले तो बड़ा अस्थिर होता है, कभी टिकता नहीं है। मुझको लगता है ट्रंप को एक बार देख लीजिएगा, पारा भूल जाएंगे। और गाजा को मदद के ऐलान में फंसा मलेशिया। गाजा को देने के लिए पैसे नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, कॉर्पोरेट जगत से पैसा देने की गुहार लगाई। मलेशिया पहले से ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में गाजा को मदद देने के चक्कर में उसका आर्थिक संकट और गंभीर हो सकता है। और यहीं पर
असल में आप देखिए कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कई बार कुछ एक चीजें दुनिया के ऊपर ठेले जाने, थोपे जाने की जो कोशिश होती है और अपने आप को एक एन ब्लॉक दिखाने की, मोनोलिथिक दिखाने की जो कोशिश होती है, उसकी जो सच्चाई है वो भी आप देख लीजिए कैप्टन शाह। देखिए मलेशिया ये कह रहा है वो एक तरह से कॉमनवेल्थ अपनी वो कार्ड्स खेल रहा है और उनके प्रधानमंत्री, वैसे गरीबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद ही मारामारी चल रही है। उनकी अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन, चाहे उनको पेट्रोकेमिकल के सब्सिडीज हो उसके ऊपर हो या उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत डाउन है। 3 साल पहले भी उन्होंने लोन दिया था, लोन मतलब एड दिया था और उसमें देखिए उन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अपने जो सिटीजन्स हैं उनसे उन्होंने गुहार की थी और उसके साथ उन्होंने करीब कह सकते हैं आप 80 जो उनकी ट्रेनेट जो है करेंसी उससे दिया था। अभी 20 मिलियन की वो उन्होंने मांग की है और उन्होंने गुहार ये लगाई है कि हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हम मुझे दे लगता सकते नहीं इसके लिए आगे बढ़कर पाकिस्तान को सामने आना चाहिए सर, ईरान को आना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, इनको जाके नहीं और क्या? पाकिस्तान को अभी तक कह देना चाहिए कि पूरा जो मेरे पास फंड आ रहा है बाहर से भीख का, मैं उधर डाइवर्ट कर रहा हूँ। अब बाको हरम वाले कंपनियों को क्यों छोड़ दिया? उनसे भी देनी चाहिए थी। हाँ? वो सारे के सारे वहाँ ग्रेविटेट हो जाएं, हाँ? वो जकात दें। वहाँ भी तो है। मलेशिया क्यों कहता है? बहुत सारे हैं। मलेशिया कहता है $24 मिलियन हम दे देंगे। बताइए, एक दो पैसा नहीं। और खुद गुर्बत में घूम रहा है, तो गुर्बत में तो यहाँ घूम रहे, दीजिए जकात दीजिए। नहीं वो मुझको लगता है पाकिस्तान से आया हुआ इंस्पिरेशन है कि अगर वो भीख के पैसों के बाद फिर अगर वहाँ फंडिंग कर सकते हैं कुछ तंजीमों को और काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और कम से कम मुंह तो चला ही सकते हैं सर। देखिए ये जो अनवर इब्राहिम ये राजनीतिक उस्ताद है, ये क्यों इनके चर्चा हुई, खबर में ये बात क्यों आई? 2023 में जब उन्होंने दिया था पैसा, वही 100 मलेशियन रियाल था, अभी भी 100 मलेशियन रियाल दे रहे हैं वो। उस समय क्योंकि इस समय इतना 40% उनके वोटर्स उनके सामने थे, उनके सामने उनको वो चीज कार्ड खेला ही था। मुंह से बोल दो क्योंकि वोटर वाली बात है और बाकी बात में बोल दो कि हमारे पास है नहीं। और अगली खबर देखिए, गाजा के अस्पताल पर डबल स्ट्राइक, गाजा पट्टी में नासिर अस्पताल पर हमले में 5 पत्रकार समेत 20 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के खान यूनुस में नासिर अस्पताल है। अब आप सोच रहे होंगे एक बार फिर से कि अस्पताल क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में हमास इन तमाम जगहों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र और हमले के लिए करता रहा है। लेकिन इससे पहले सर जल्दी से लाइए प्लीज, आप INS उदयगिरी और हिमगिरी की आज जो कमिश्निंग हुई है, आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? बहुत जल्दी मैं ये कहना चाह रहा था दर्शकों को, क्लोज कीजिए प्लीज। ये थोड़ा सा एक हम फोकस करेंगे इसको। ये क्या है सर? ये पुराना शिप है जो नीलगिरी क्लास का शिप है। अच्छा। भारत में सबसे पहले नीलगिरी क्लास शिप भारत में बनी थी, जो ग्लास्को के साथ हमने अपने टेक्निकल एडवाइस से और ये क्या है दिया सर? था। और ये देखिए आप वर्टिकल मिसाइल जो कहते हैं, इसमें 32 से ज्यादा वर्टिकल मिसाइल जो हिमगिरी और उदयगिरी जो कमिश्निंग हो रही है, इसमें 32 से ज्यादा ये बराक मिसाइल्स लगे हैं और इसमें सबमरीन को मारने की क्षमता, एयर डिफेंस की क्षमता और सरफेस की क्षमता। तो सर आज 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप तब लिखने की कोशिश कर रहे हैं सप्लीमेंट्री कॉपी बांध के, अब जब कॉपी सबमिट करने के लिए कह दिया गया है। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही। जय हिंद।